नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से फिर से लेखपाल की जो क्लास है वो कंटिन्यू हो जाएगी। और अभी तक आपको जो है वीडियो नहीं मिल पा रहा था, जिसका कारण था कि मेरे एग्ज़ाम्स थे और एग्ज़ाम्स की वजह से थोड़ा सा जो शेड्यूल था वो गड़बड़ हो गया था। लेकिन अब से सब एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बिल्कुल फ्री हैं। अब हमारा सारा फोकस लेखपाल की परीक्षा पर रहेगा। तो आज से लेखपाल की क्लासेस फिर से शुरू होने जा रही हैं। जितनी भी क्लासेस पेंडिंग हैं, जीके जीएस, आपकी हिंदी की, इसके अलावा करंट अफेयर्स की, इसके अलावा आपकी हो गई जो ग्रामीण परिवेश की क्लास, आज से फिर से सब कंटिन्यू क्लास हो जाएंगी। तो आज से यह हमारी पहली क्लास है। आज हम देखेंगे भारत के भूगोल को। भारत के भूगोल के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो आपके लेखपाल की परीक्षा के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आज एक और वीडियो आपको मिलेगा जो आपका होगा भारत के संविधान पर आधारित, यानी कि इंडियन पॉलिटी पर आधारित एक और वीडियो जो है आपको आज मिलेगा। यानी कि आज आपको दो वीडियो मिलेंगे। एक तो पहला वीडियो ये है आपका भारत के भूगोल का, और दूसरा वीडियो जो आपको मिलेगा शाम तक वो होगा किसका, इंडियन पॉलिटी का। तो जीएस के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं उनको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो आपकी ग्रामीण परिवेश की क्लास है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी आज की पहली क्लास है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भारत के भूगोल का पहला वीडियो है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है भारत के बारे में एकदम सटीक है, एकदम सही है। आपको उस कथन की पहचान करनी है जो भारत के संदर्भ में एकदम सही दिया गया है। तो चलिए चारों कथनों को पढ़ लेते हैं पहले। तो पहला कथन क्या कह रहा है, यह भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। प्रश्न में क्या कह रहा है, भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, यानी कि टोटल जो स्थल मंडल है, टोटल स्थल मंडल यानी कि इस पृथ्वी के टोटल भूभाग का जो है 2.4% जो एरिया है वह भारत के पास, यही कथन में कहा गया है। तो यह कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। तो फैक्ट भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। भारत की जो जनसंख्या है यह पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत जो है जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आता है और पहले स्थान पे आपको मिलेगा चीन, तथा भारत जो है जनसंख्या के मामले में सेकेंड पोजीशन पर है। इसके अलावा पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो भाग है वो केवल भारत में निवास करता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या दिया गया है, भारत के पूर्वी व पश्चिमी छोर में 2 घंटे का अंतराल है। यानी कि भारत का जो सबसे, ये इसके थ्रू आप समझिए, तो भारत का जो सबसे पूर्वी वाला एरिया होगा ये आपका सबसे पश्चिमी वाला एरिया होगा। तो यानी कि सबसे पूर्वी से लेके सबसे पश्चिमी वाला जो एरिया है, इन दोनों के मध्य जो है 2 घंटे का अंतराल होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। कथन में कहा गया है, यानी कि चारों जो कथन आपके सामने दिए गए हैं ये भारत के संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यानी कि ऑप्शन आपका ई वाला जो है बिल्कुल सही होगा। उपर्युक्त सभी कथन जो है आपके एकदम सही दिए गए हैं। भारत विश्व में क्षेत्रफल के मामले में 7वां स्थान पर आता है। पूरे धरती का जितना भी भूभाग है उस भूभाग का 2.5% जो एरिया है भारत के पास है। यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, सबसे पहले याद कर लीजिए आप। भारत का क्षेत्रफल आपको मिलेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यह जो क्षेत्रफल या जो एरिया है पूरे विश्व के एरिया का लगभग 2.4% है, जो केवल भारत के पास है। ये बात इसमें कही गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है,
भूलना नहीं है। तो ये क्षेत्रफल आप याद रखिएगा, एग्जैक्ट फिगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका जो चारों कथन है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पे। केंद्र शासित प्रदेश एक तरफ दिए गए हैं आपको और एक तरफ उनकी राजधानियां दी गई हैं, तो आपको इनको सुमेलित करना है। फटाक से इसको सुमेलित कीजिए आप। तो चंडीगढ़ की राजधानी क्या होती है? तो चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही होती है, तो ए का आपका ए हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती होती है, तो बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा कवरत्ती किसमें 3 हो जाएगा। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर होती है, तो सी का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखिए यहाँ पे, हाँ। तो आपका 4 का क्या हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, चंडीगढ़ का ए का 4 हो जाएगा, ऐसे लिखिए ना, हाँ। ए का 4 हो गया। उसके बाद लक्षद्वीप का आपका हो जाएगा कवरत्ती हो जाएगा, यानी कि बी का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंडमान निकोबार का आपका हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, यानी कि सी का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। और पुडुचेरी का आपका हो जाएगा पुडुचेरी, यानी कि डी का आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 4, 3, 1, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ की राजधानी होती है चंडीगढ़, लक्षद्वीप की कवरत्ती हो जाएगी, अंडमान निकोबार की आपकी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर और पुडुचेरी की हो जाएगी आपकी क्या? तो पुडुचेरी की राजधानी हो जाएगी पुडुचेरी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं? तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है, यानी कि यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी की यहाँ पे बात हो रही है। तो दिल्ली इसमें से आपका राजधानी वाला एरिया है, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है दिल्ली। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीप हो गया, यानी कि दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीप को मिलाकर एक में कर दिया गया था, जिस कारण से पहले आपके 9 यूटी थे, लेकिन अब टोटल 8 रह गए हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आपका लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप के बाद पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी के बाद आपका जम्मू और कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर जो है इसको प्रभाव में लाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, यह यूटी बना था। और इसके बाद लद्दाख भी आपका 31 अक्टूबर 2019 को यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बना था। तो ये 8 इंपॉर्टेंट हमारे यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला आपके सामने है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो भारत का कुल क्षेत्रफल मैंने आपको अभी बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पूरे विश्व के मतलब पूरे विश्व के भूभाग का 2.4% है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 2.4% है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत का पूर्व से लेके पश्चिम का अधिकतम विस्तार यहाँ पे पूछा गया, यानी कि भारत का पूर्व से, यानी कि ये पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो भारत का पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई आपसे पूछी गई है कितनी है। तो भारत की पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई आपको मिलेगी 2933 किलोमीटर। इसके बारे में आपको याद रखना है, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई आपकी है 2933 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैप के थ्रू, आप देख लीजिए इसको। यहाँ से पश्चिम हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया और ये आपका पूर्व हो गया। तो यहाँ से लेके आपके यहाँ तक की जो लंबाई टोटल है 2933 किलोमीटर है। वहीं उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कुल लंबाई आपकी है 3214 किलोमीटर। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम जो विस्तार है वो है 3234 किलोमीटर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो अधिकतम विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। एग्जाम में ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी वाला 15,200 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है? तो यह टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता दूं, कुछ आपको स्रोत में आपको मिलेगा यह 15,200 वर्ग किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, और कुछ स्रोत में आपको मिलेगा
15,106.7 किलोमीटर। तो अलग अलग स्रोत में कुछ अलग अलग जानकारियाँ दी गई हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो कुछ स्रोत में आपको मिलेगा कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की है 15,106.7 किलोमीटर, वहीं कुछ स्रोत में आपको मिलेगा 15,200 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो भारत की अवस्थिति आपको मिलेगी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, स्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, और सबसे इसके अलावा उत्तरी बिंदु कौन सा है। चारों बिंदु जो है आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो इन चारों के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं ऊपर से, यानी कि उत्तर से स्टार्ट करते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा इंदिरा कॉल, यानी कि ऑप्शन ए वाला जो आपका है यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी कि सबसे नॉर्थ वाला बिंदु है। इसके बाद किबीथू है, आप देख रहे हैं ऑप्शन में, किबीथू जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, यानी कि सबसे ईस्टर्न एरिया आपका कौन सा है, यह आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो किबीथू जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। उसके बाद गुहार मोती, गुहार मोती भारत का सबसे जो है वेस्टर्न एरिया है, सबसे पश्चिमी एरिया है, सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कि गुजरात के कच्छ जिला में मिलेगा आपको गुहार मोती। इसके बाद इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। आप याद रखिएगा, इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं इंदिरा पॉइंट को। और इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी कि सबसे साउदर्न पॉइंट आपका कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। तथा यह जो इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इंदिरा पॉइंट जो है यह ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चारों बिंदुओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे उत्तरी बिंदु आपका है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे पूर्वी बिंदु आपका किबीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। सबसे पश्चिमी बिंदु आपको मिलेगा गुहार मोती, जो कि गुजरात के कच्छ जिला में आपको मिलेगा। और सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी कि सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का है इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यह आपको मिलेगा कहाँ पर, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, आपसे पूछा जा रहा है कि जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यह भारत के किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो है भारत के उत्तर प्रदेश से जो है आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी झारखंड, त्रिपुरा और राजस्थान, इन तीन राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कर्क रेखा जो है भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है, टोटल 8 राज्यों को काटते हुए। 8 राज्य कौन कौन से हैं, एकदम क्रम में आपको पता होने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि वेस्ट से आपका ईस्ट की तरफ। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहाँ से आपकी कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर आपकी मानक समय रेखा नहीं मानक समय रेखा गुजरती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपकी जो मानक समय रेखा है यह टोटल जो है आपके 4 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5
राज्यों से को गुजरती है आपकी मानक समय रेखा। इनमें से उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इसके अलावा आपका कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ये 5 राज्य हैं जहाँ से आपकी मानक समय रेखा गुजरती है भारत में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इन मानक समय रेखा को याद करने की एक ट्रिक है, आप मौका याद कर लीजिएगा, MOUCA, मौका। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ MOUCA। इस ट्रिक के माध्यम से आप 5 राज्यों को याद कर सकते हैं जहाँ से आपकी मानक समय रेखा गुजरती है। M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़ और A से आपका आंध्र प्रदेश। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे पूरी डिटेल अपलोड की हुई है मैंने मानक समय रेखा से रिलेटेड। तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम मानक समय रेखा मानते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, किसे हम मानक समय रेखा मानते हैं, तो 82.5 जो आपका है 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, इसी को रेखा को हम क्या कहते हैं, तो मानक समय रेखा कहते हैं। यह मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आप याद कर लीजिएगा, यह जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये टोटल आपके 5 राज्य हैं जहां से आपकी मानक समय रेखा होकर गुजरती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, 82 डिग्री आपका 30 मिनट, 82 डिग्री आपका 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं मानक समय रेखा। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको 82.5 भी पढ़ लेते हैं, तो दोनों में कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो मानक समय रेखा और आपकी जो कर्क रेखा है एक दूसरे को आपस में छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कहाँ पर, तो एक दूसरे को आपस में ये छत्तीसगढ़ में काटते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। एरिया के मामले में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। अकॉर्डिंग टू माजिद हुसैन की जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, माजिद हुसैन की जो इंडियन ज्योग्राफी वाली बुक है उसमें दिया गया है कि सबसे बड़ा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है जम्मू कश्मीर। इनके अकॉर्डिंग जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है, मतलब जम्मू कश्मीर का जो कुल क्षेत्रफल है 2,22,236 वर्ग किलोमीटर। ये कुल टोटल एरिया की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपको मिलेगा 2,22,236 वर्ग किलोमीटर एरिया में आपको मिलेगा। इसमें आपका जो POK वाला एरिया, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो एरिया है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया, यानी कि टोटल 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो पाकिस्तान के कब्जे में उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसके अलावा 5180 यानी कि 5180 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है जो चीन के अधिकार में है उसको भी सम्मिलित किया गया, यानी कि टोटल एरिया को इसमें सम्मिलित करके दिखाया गया है कि जम्मू कश्मीर का टोटल एरिया आपका है 2,22,236 किलोमीटर। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। टोटल एरिया कितना है जम्मू कश्मीर का, तो 2,22,236 किलोमीटर। इस एरिया में आपको मिलेगा जो पाकिस्तान के कब्जे में हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया POK वाला है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है इस क्षेत्रफल में। और इसके अलावा चीन के कब्जे में जो एरिया है हमारा उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके अलावा लद्दाख का क्षेत्रफल कुल कितना है, तो लद्दाख का कुल क्षेत्रफल है 59,146 वर्ग किलोमीटर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 59,146 वर्ग किलोमीटर टोटल लद्दाख का क्षेत्रफल है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में 2 जिले आपको मिलेंगे, लेह और कारगिल। इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में कितने जिले हैं, तो लद्दाख में 2 जिले हैं, पहला लेह हो गया और दूसरा आपका कारगिल हो गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है यह कितने राज्यों से सीमा साझा करता है।
तो आप याद कर लीजिएगा, एकमात्र ऐसा जिला सोनभद्र है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आप याद कर लीजिएगा, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। ये फैक्ट आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, ये 4 राज्य हैं जिससे आपका सोनभद्र जो जिला उत्तर प्रदेश का यह सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 राज्यों से। पुडुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कितने राज्यों में फैला, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद कर लीजिएगा, जो पुडुचेरी है यह टोटल 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका हो गया तमिलनाडु और तीसरा आपका हो गया केरल। तो कौन कौन से एरिया हैं जो इन राज्यों में पुडुचेरी के हैं? तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में यनम, आप याद कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में यनम, यनम जो है आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, यह पुडुचेरी का भाग है। इसके बाद आपको मिलेगा तमिलनाडु में कराईकल, कराईकल, कराईकल जो है तमिलनाडु में मिलेगा, यह भी आपका पुडुचेरी का एरिया है। और इसके बाद माहे, माहे आपको मिलेगा कहाँ पर? तो केरल में मिलेगा, यह भी आपका किसका एरिया है? तो यह भी आपका एरिया है पुडुचेरी का। तो इस प्रकार से पुडुचेरी जो टोटल 3 राज्यों में फैला हुआ है, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे छोटा समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे बड़ा तटरेखा किसकी, सबसे छोटी तटरेखा किसकी, आपको पता होनी चाहिए। तो भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला आपका राज्य है गोवा है, और सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य आपका है गुजरात है। और दूसरी, याद रखिएगा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दूसरी सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा वाला राज्य आपको मिलेगा क्या? तो आंध्र प्रदेश। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भारत में सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है, और भारत में दूसरी यानी कि सेकेंड सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, और भारत का सबसे छोटा समुद्री तटरेखा वाला राज्य आपका गोवा है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा राज्य है जिसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसमें से आपका जो छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन के अनुसार छत्तीसगढ़ की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उत्तर प्रदेश किससे सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। बिहार की भी सीमा आपकी नेपाल से लगती है। इसके अलावा गुजरात जो है पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो छत्तीसगढ़ जो है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, इंपॉर्टेंट है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 9 डिग्री चैनल जो है आपका अलग करता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। आप याद कर लीजिएगा, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कौन किसको अलग करता है। पूरे चैनल को मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। 8 डिग्री चैनल आपको मिलेगा मालदीव को मिनिकॉय से। आप याद कर लीजिएगा, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। वहीं 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। इसके बाद 6 डिग्री चैनल आप याद कर लीजिएगा, 6 डिग्री चैनल आपका ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप आपको मिलेगा इंडोनेशिया का। इसके बाद 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान यानी कि लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है आपका 10 डिग्री चैनल। वहीं ग्रेट चैनल जो है आपका इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। इसके बाद आपका जो हो गया पाक जल संधि यानी कि पाक स्टेट आपका भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इसके बाद कोको जल संधि, ये आपको अंडमान को कोको द्वीप जो कि म्यांमार का एक भाग है इससे अलग करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का पार्ट नहीं है? 7 सिस्टर का एरिया नहीं। आपसे पूछा जा रहा है कि 7 सिस्टर्स जो हमारी हैं इनका एरिया कौन सा इसमें से नहीं है, कौन सा नहीं आता है 7 सिस्टर्स के अंतर्गत? तो 7 सिस्टर्स जिसको हम बोलते हैं, 7 बहनें हम जिसको बोलते हैं, इन 7 बहनों के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो आप याद कर लीजिएगा, 7 सिस्टर के अंतर्गत आपका नहीं आता है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल जो आपका है यह
सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो कौन कौन से राज्य हैं जो आपके सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख करें पूरी डिटेल अपलोड की हुई है मैंने। सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत 7 राज्य आपके आते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, आप याद कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर हो गया, इसके बाद मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, और उसके बाद आपका हो गया नागालैंड हो गया और त्रिपुरा हो गया। तो इनको हम इन 7 राज्यों को मिलाकर हम बोलते हैं 7 बहन, यानी कि 7 सिस्टर्स के नाम से इनको जाना जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट मैंने और अपलोड किया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। रेड क्लिप रेखा जो आपकी है भारत पाकिस्तान के मध्य है, मैकमोहन रेखा आपकी भारत चीन के मध्य है, और डुरंड रेखा आपकी भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। तो दोस्तों यह छोटा सा वीडियो था, पार्ट 1 था हमारा भारत के भूगोल का। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इसका अगला भाग जल्दी हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।